नमस्कार सारे मित्र। और क्षमा प्रार्थी हूँ, काफी देरी से शुरू कर पाए। एक कवि की एक कवि के पास जाने के कई रास्ते होते हैं, वो तो हम जानते हैं। यहाँ मैं बड़ौदा और जब थे तब शंकर घोष जी कलकत्ता, तो प्रत्यक्ष मिलना कभी कभी होता था। भारत भवन भोपाल में, दिल्ली में। लेकिन एक बार कोई संस्था के निमंत्रण से मुझे कोलकाता जाना हुआ, तो मैंने मेरे आतिथ्य करने वाली संस्था को कहा कि शंकर घोष जी से मिलना है। तो फोन करके तय किया और उनके घर, उनके फ्लैट में, वो संस्था की कार में मैं गया। नीचे तक वो ड्राइवर दिखा रास्ता दिखाया उन्होंने। फिर ऊपर जाकर शंकर घोष जी ने मुझे पूछा कि आपको दिक्कत तो नहीं हुई ये घर ढूंढने में? मैंने कहा नहीं, ये हमारी संस्था ने अच्छा आतिथ्य किया है और यहाँ तक उनकी गाड़ी मुझे ले आई है। तब शंकर जी ने जो कहा उसमें उसकी पहचान थी। वो कहा कि आप गाड़ी चला कर आए हैं? मैं कहा नहीं नहीं, वो ड्राइवर है। तो उठकर खड़े हुए। मैंने कहा मैं नीचे से बुला लाता हूँ उसको, ड्राइवर को। तो हम दोनों फिर नीचे गए ड्राइवर को बुलाने के लिए, और फिर हम तीनों ऊपर आए और घंटों भर हम तीनों ने बहुत सी बातें की। तो ये दो की जगह तीन जो है, वो उसमें एक श्रमजीवी भी सम्मिलित है। और फिर हम दोनों को छोड़ने के लिए गाड़ी तक शंकर घोष जी आए, उसमें भी इसकी एक पहचान है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कवि व्यक्ति की पहचान में जो अंततो गत्वा मर्यादित होती है, उसमें हम मूल कवि जो है उसकी पहचान को सीमित करके रख देते हैं। तो आज जो उपक्रम है वो शंकर घोष की कविता के निकट बैठकर कविता को सुनना, नहीं कि कवि के घर जाकर कवि को सुनना। तो जब इस तरह से शंकर घोष की कविता के पास जाकर हम सुनते हैं, कोई कलावीथी में जाकर घंटों भर कोई चित्र के सामने बैठे और चित्र के साथ बातें करते रहे आंखों से, इसी तरह शंकर घोष की कविता को खुली आंख खुले कान, जैसे आपने वैसे मैंने भी घंटों तक दिनों तक उसका सानिध्य का अनुभव किया है। तो जब इस तरह से एक आत्मीयता उनकी कविता के साथ बढ़ी अनुवाद के माध्यम से मेरे लिए, तो मैं सुन पाया कि ये तो बहुस्वरा कविता है। वो रागिणी अनेक सुरों की मिलावट से बनी है। कोमल भी है, तीव्र भी है, मध्यम भी है। बहुत स्वर है उसके, और वो स्वरों से एक राग बनता है, एक रागिणी बनती है, एक सिम्फनी बनती है। तो तब हम जानना चाहते हैं कि वो सिम्फनी का लाइट मोटिव क्या है। ये कवि का ध्रुवपद क्या है? एक से अधिक भी हो सकते हैं संकुल रागिणी में।
तो कुछ उनकी कविता ऐसी लेकर, ये शंकर घोष की कविता की रागिणी में तो दो मुख्य सुर मुझे सुनाई दिए, उसकी कुछ अंतरंग बात आपके साथ बैठकर करूंगा। तो जैसे शीर्षक में कहा है, तो दृढ़ता और कोमलता दोनों का सम्मिश्रण है। दूसरे शब्दों में कहे, एक अडिगता है व्यक्ति की और एक विषाद है कवि का। ये अडिगता, unyielding quality of that mind and that person, कैसे कैसे सत्ताओं के साथ वो अड़िग रहे हैं वो हम जानते हैं, और केवल राज्य सत्ता की बात नहीं है। तो उसके साथ एक दूसरा जो स्वर है, वो इस कविता को सांप्रत भारतीय कविता के अनेक और प्रमुख स्वरों से उसकी पहचान अलग करती है। वो क्या है? अडिगता के साथ एक विषाद है। मैं सोचता रहा, पिछली शताब्दी में यूरोप में जब स्टालिन था, हिटलर था, चर्चिल था, तब ये संस्कृति ने एक विषाद योग का अनुभव किया था। और सार्त्र से लेकर बेकेट और यूनेस्को में एक विषाद का प्रलंब स्वर हमें सुनाई दिया। हेमिंगवे में भी है। वो तो यूरोप की बात हुई, मनुष्य जात की तो बात है ही। लेकिन एक भारतीय कवि अपने समय में ये किस प्रकार के विषाद का अनुभव करता है, उसकी विषाद की पहचान क्या है, और उसकी अडिगता के साथ उसके विषाद का संबंध क्या है, ये सब हम जब सोचते हैं तो शंकर घोष की कविता का स्वरूप भी हमारे सामने ज्यादा प्रकट होता है। एक कविता से ही शुरू करें। ये है, कविता का शीर्षक है नाम, अनुवादक है प्रयाग जी, प्रयाग शुक्ल। डालना नहीं मुझ पर कोई दबाव, खुलने दो शब्दों को, खुल खुल वे जाते हैं जैसे कि घोर, जैसे कि बहुत दूर ले जाकर पत्थर को निर्जन में करती है कलकल शब्द धारा। बहुत अच्छा करती है कोई धारा, जलधारा अपने बहाव में पत्थर को दूर ले जाती है, और फिर वो पत्थर और जलधारा के कलकल शब्द होते हैं। पत्थर और जल, घर में दिगंत के चुपचाप मिट जाता नाम यह हमारा, माथे पर घास के धीरे से आता उतर हल्का सा नील रंग, वृक्ष के मस्तक पर नहीं, घास के माथे पर। ये सब कहकर फिर कवि कहता है, डालना नहीं मुझ पर दबाव और कोई फिर किसी दिन। तो ये दबाव मत डालो मुझ पर, वो कहने वाला कवि है। लेकिन कैसे समय में वो जी रहा है, ये अपने भारत या दक्षिण एशिया या आज के कुछ दशकों के जगत का वो स्वरूप क्या है, कौन दबाव डाल रहा है। तो उनकी एक दूसरी कविता है,
वो दुर्योधन पर है। शंकर जी वैसे प्राचीन पात्रों पर कम लिखते हैं, लेकिन उन्होंने एक पात्र चुना, तो दुर्योधन। ये अनुवाद उत्पल चटर्जी का है। तो क्यों दुर्योधन, क्या कहने, क्या कहेंगे शंकर घोष दुर्योधन के बारे में, ऐसा कुतूहल होता है। तो सुने। दुर्योधन। नारायण नहीं, मुझे तो मिल गई है नारायणी सेना, जितनी दूर जाने को कहता हूं चली जाती है। कोई भी कभी भी कोई कूट तर्क लेकर नहीं आती मेरे पास। भावलेशहीन बस चल पड़ती है विनाश के लिए। अगर कहूं दिन, वह भी कहती है दिन। जो कहूं रात, तो ये भी कहती है रात। किस्मत 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 के दम पर मुट्ठी के भीतर कांपता है हंस। मैं हिमाचल शिला से सागर तक बिखेर देता हूं त्रास। इतिहास बचता नहीं है, बचता है कि नहीं बचता मेरी बला से। सारे मैदानों के जर्रों में मैं अपने ही धर्म का की धान बो रखी है। मैं किसी भी हिस्सेदार को सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। आज सब लोगों से कहलाऊंगा, मैं ही गुम्मद का शिखर हूं, मैं ही देश हूं, मैं ही समाज। देखे, यहाँ ये भारत का एक बहुत बड़ा कवि किस तरह से बात करता है। अड़िग है, वो कहता है ये दुर्योधन है, लेकिन दुर्योधन का लोकेशन वो नहीं कहता है, क्योंकि वो जानता है कि अभी भी हिटलर भी है, अभी भी स्टालिन भी है, अभी भी चर्चिल भी है। एक से अधिक रूप से ये दुर्योधन है। इस तरह की, इस तरह का एक व्यापक दर्शन, इस तरह का एक बहुत गहरा खेद या विषाद अपने पूरे समय के लिए कवि अनुभव करता है और हमें उसका अनुभव देता है। तो ऐसा शासक है हमारा, दुर्योधन है, उसके साथ युद्ध करना मुश्किल है। नारायण की उसकी कुछ पड़ी नहीं है, उसके पास नारायणी सेना है। आप देखें, ये 20वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 21 की 2 दशकें, ये नारायणी सेना सबके पास है। नारायण का इतिहास का भी कुछ एंड ऑफ हिस्ट्री कहते हैं, पोस्ट ट्रुथ एज हमारी कहते हैं, पोस्ट ह्यूमन एज भी कहते हैं। तो ये जो कवि, जो अननम है, झुकता नहीं है, वो जानता है। शंकर घोष की विशेषता ये है कि ये झुकने न वाला कवि है, लेकिन अपना स्वर बहुत नीचा रखता है। क्योंकि न झुकने वाले बहुत से कवि हमारे समय में और भारत में अपना स्वर बहुत ऊंचा उठाते हैं। स्वर ऊंचा उठाए बिना अनम रहना और जानना कि जीत ऐसी करीब नहीं है, शायद नहीं जीत पाएंगे, फिर भी हम हारेंगे नहीं। तो जीतना नहीं, लेकिन हारना भी नहीं। वो जो नियति है मनुष्य की, कवि की, नागरिक की, आज पूरे पूरे समय में, हर खंड में, हर जगह ये जो नियति बनी है, उसका जो विषाद है वो यहाँ आ जाता है दुर्योधन में। इतिहास का कुछ नहीं, पोस्ट ह्यूमन पीरियड, वो ज्ञानी कवि ये जानता है। इस तरह से वो प्रतिबद्ध कवियों में एक है, लेकिन उससे अलग है।
उसके बीच हम कैसे हैं। उनका एक विख्यात काव्य है पुतुल नाच। तो फिर क्या यही तय हुआ कि 10 उंगलियों के धागों से मुझे लटका लोगे और हुक्म के मुताबिक मुझे गाने पड़ेंगे गीत। ये तय हुआ, कहाँ तय हुआ। वो पश्चिम अमेरिकन नाटक में कहता है ना कि द रूम वेयर दे डिसाइड। तो ऐसे रूम, ऐसे कमरे हर जगह है। भारत में भी हर जगह है, दक्षिण एशिया में भी है, चीन में भी है, अरब में भी है। हर जगह ऐसे, हर जगह दुर्योधन है। और हर जगह वो तय करते हैं हमारे लिए। और फिर कभी उसको पूछता है तो फिर क्या यही तय हुआ कि 10 उंगलियों के दागों से मुझे लटका लोगे। आगे तो फिर क्या यही तय हुआ कि वर्षा भीगे रथ मेले में सबके सामने आवाज लगाकर कहोगे आओ छलांग लगाओ मौत के कुएं में। मेरी तो कदम कदम पर मुक्ति थी। हर गली में जाना सहज था मेरे लिए। राहों पर किए गए श्रम की निशानी के लिए मेरे निशानी लिए मेरे उपनगर थे उत्तर और दक्षिण। अपने ढंग से मैं चलता फिरता था, इसीलिए कोई कभी मुझे नहीं खरीद सका। ऐसे समय में तुम अपना कलुषित हाथ बढ़ाकर जो कुछ भी दिख रहा है उसकी आजादी पर गुप्त रूप से कर रहे हो प्रहार। तो फिर क्या यही तय हुआ कि तुम मेरे मुंह पर भी दाग दोगे आदिमता के नग्न प्रतिमान। तो तय करने वाले जब आप है तो हम भी तय करने वाले हैं। तो ये जो स्वर है, लेकिन आरंभ तो देखो। तो फिर क्या यह तय हुआ कि 10 अंगुलियों के धागों से मुझे लटका दोगे और हुक्म के मुताबिक मुझे गाने पड़ेंगे गीत। तो प्रश्न है, उसका उत्तर नहीं है। ऐसा ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा होगा ही ऐसा भी नहीं है। तो पुतुल नाच, और पुतुल नाच का पुतुल भी कहता है कि आदिमता के नग्न प्रतिमान मेरे मुंह पर आएंगे। तो ऐसे संदर्भ में, ऐसे हमारे अपने आज के एक संकुल संदर्भ में शंख घोष की कविता, उसकी सिम्फनी प्रकट होती है, उसकी रागिणी प्रकट होती है। एक छोटी सी कविता है, अनुवाद है प्रयाग जी का। छोटी सी कविता, एक कविता। अभी ये अगली कविता हमने पढ़ी, तो ये छोटी सी कविता में एक कविता, यानी कौन सी कविता, तो शायद उसके ध्वनि, उसका ध्वनन हमें ज्यादा सुनाई पड़ेगा। एक कविता, लगता है भूल बड़ी कोई हो गई कहीं, देना था किसी को कुछ, करना था कुछ, गिर पड़ी अटकी बूंद घास पर, भीगी हुई शाम में समेटे पंख रोशनी। बस इतनी छोटी सी कविता। कौन सा समय है वहां, शाम का समय है, संध्या का है, दिनांत है, एंड ऑफ हिस्ट्री, पोस्ट ट्रुथ, पोस्ट मैन, पोस्ट ह्यूमन, कुछ अंत के पास है, ऐसा कवि को लग रहा है। शाम भीगी है ऐसा कहते हैं, लेकिन समेटे पंख रोशनी ऐसा भी कहते हैं। और उस शाम को कवि क्या कहता है, कहता है लगता है भूल बड़ी कोई हो गई कहीं, देना था किसी को कुछ, करना था कुछ। तो समय के अंत में हम सोचते हैं कि क्या हो गया, कुछ करना था, कुछ देना था, किसको देना था, क्या करना था, पता नहीं, भूल गए हैं। लेकिन वो भूल पूर्ण रूप से विस्मृत नहीं हुई है, पूर्ण विस्मृति भी नहीं है, पूर्ण
स्मृति भी नहीं है, लेकिन कुछ खटकता है। और इस इस ये जो होता है, इसकी ये कविता अद्भुत कविता है। तो एक अंत का एक भाव यहाँ हमारे पास, ये कवि, इनकी और भी धाराएं हैं, लेकिन ये जो विषाद का सुर है, जिसकी पहचान हम लेना चाहते हैं, और एक कवि का ही नहीं, एक व्यापक है, मनुष्य जाति का, इस समय का एक सूर्य, एक विषाद का है। तो कुछ भूल गए, क्या हो गया, क्या हो गया? एक अजंप समय में हम जी रहे हैं। तो इसकी एक कविता है, हमारी अंतिम बातें। यहाँ कवि खुलकर अंतिम शब्द का भी प्रयोग करते हैं, हमारी अंतिम बात। ये अनुवाद है उत्पल जी का। हमारी अंतिम बातें ढुलक रही है अंधेरे की ओर, हमारी अंतिम बातें। मरे हुए लोगों की आंखों से भर गया है आधा आकाश, हमारे शब्दों के उस पार आज रात ताड़ के झुरमुट के भीतर से उठकर आ रहे हैं युवकों के हृत्पिंड, जिनके हम नाम तक नहीं जानते। उनके खून के लिए रास्तों पर रखे गए हैं कलश, हम लोग शान से उनके पास से गुजर जाते हैं, और हमारी बातें गोल होकर जगमगाती हुई ढुलक जाती है पिछले दिनों की ओर। हमारी अंतिम बातें। सांप्रत भारतीय कविता में ये स्वर विरल है। हाँ, रोमांटिक ढंग से लिखने वाले और है, और उसमें ऐसी बातें निराशा की करते हैं, लेकिन वो रोमांटिक पेन है। हाँ, प्रतिबद्ध कविता में बहुत चिल्लाकर कहते हैं कि लड़ेंगे लड़ेंगे, लेकिन ये नुआंस्ड साउंड, नुआंस्ड लैंग्वेज जो शंकर घोष के पास है। तो अंतिम बातें करते करते हम वो कलश के पास से गुजर जाते हैं, जिनमें युवानों के रक्त भरे हुए थे। ऐसा भयानक जगत है, लेकिन स्वर तो देखो कवि कवि का कितना अलग स्वर है। तो इसी ढंग से एक और कविता देखे, एक और उसका स्वर सुने कि अंत तो है, और हमारे यहाँ अंत को चिता के साथ जोड़ते हैं, और इतने इतने अंत हमने, इतने इतने मृत्यु देखे हैं, इतनी इतनी चिताएं जली है, कि कवि का यह काव्य एक और ही धार लेकर हमारे पास आता है। ये किस तरह का अंत है, ये किस तरह का उजाला चिताओं का हमारी चारों ओर है। रथ कमल, जब दतक उठी चिता, तो तुम लोग चाहते हो मैं उजाले की बातें करूं, तो फिर करूंगा उजाले की बातें। कहूंगा कि भाई और थोड़ी देर एक दूसरे के चेहरों के गुदने देखकर हम बिता देंगे समय, करेंगे उजाले की बातें। चांडाल को ही मुक्ति समझकर कुरेद दूंगा आग, चिंगारियां देखते देखते करूंगा उजाले की बात। सोचूंगा वही तो है जीत का परचम, स्मशान बहुत धुआं लगा है रथ कमल में। जब धधक उठी थी चिता, धुआं लगा था मेरे रथ कमल में, धुआं लगा था।
लगा था चराचर में, जल रही थी पखुड़िया। यही तो यही तो मेरी जन्मभूमि के उजास की कथा है। अभी कोई एक शासक को लेकर ये चिता के उजाले की कथा, और आप कहते हो कि चिता की अग्नि को भी उजाला कहो, तो एक तरह की कविता होती है, लेकिन पूरे जगत में ही हो रहा है। तो कवि का विषाद बहुत गहरा है। और रथ कमल, ये शब्द तो देखो, और कहते हैं कि जो मेरे रथ कमल में हो रहा है वही सब जगह हो रहा है। तो ये है ये ज्ञानी कवि का विषाद। और इसका प्रभाव कवि के पास दूसरा क्या है? थोड़े शब्द होते हैं, एक भाषा होती है, उसके अलावा तो उसके पास कुछ है नहीं। हाँ, कोई कह सकता है, कोई दुर्योधन, कि ये तो बहुत बुरी बात है और ये तो आतंकवाद है, गुजरात में आजकल यही बात हो रही है। कोई कविता लिखता है तो कहते हैं आतंकी हुआ। तो लेकिन भाषा का क्या हो रहा है वो कवि जानता है, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा कुछ नहीं है, केवल मनुष्य की ये भाषा है जो मनुष्य को एक दूसरे से जोड़ती है और मनुष्य का एक दूसरे से अलगाव भी करती है। तो भाषा के बारे में शंख घोष की एक कविता है, उत्पल जी का अनुवाद है, वो हम पढ़े। भाषा। झुक कर बैठा हूं राह किनारे, हाथ में लिए कटोरी, लोग आ जा रहे हैं, प्रवाह है लेकिन मनोबल नहीं है। रह रह से भर देती है सूर्य रेखा, मानो जल कि इसके अलावा कोई संबल नहीं। हवा लगातार आंसू पोंछती रहती है। लिरिकलिटी जैसी शंख घोष में है, समकालीन भारतीय कवियों में कम जगह है इस तरह की लिरिकलिटी। हवा लगातार आंसू पोंछती रहती है। यह हवा तुम्हारे भी आंखों में है, उसकी आंखों में, इसकी उसकी आंखों में है, तो फिर क्यों हमारी कुछ और जान पहचान नहीं है? ये आंसू हमको जुड़ने चाहिए, ये आंसू पोंछने वाली हवा हमें एक दूसरे से जुड़नी चाहिए, लेकिन क्यों अलग कर रही है? देखो, ये कवि की इतना व्यापक दर्शन है। हम सीने पर मलते हैं धूल, तो फिर क्यों हमारी आंखों में आंसू नहीं? क्यों नहीं है मनोबल? क्यों इस धातुई आवाज के साथ शून्य में हथौड़ा लहलाता है उजाला? सिर्फ मैं ही नत और निस्पंद सिर पर आकाश से इतनी दूर क्यों प्रतीक्षा में हूं? आना जाना आना करती है आंखें, आंखों की पलक में बवंडर, मुझे उसके नाम समझ में नहीं आते। यहाँ तक कि मैं उस नीम या शीर्ष के को भी नहीं छूता। डर लगता है डर लगता है कि अगर ये लोग अंग्रेजी में बात करने लगे तो। भी देखो, इस तरह से भाषा की बात करना आसान नहीं है। ये किसकी भाषा? मनुष्य की केवल नहीं। अंतिम कड़ी देखे, यहां तक कि मैं उस नीम या शीरीष को भी नहीं छूता। डर लगता है कि अगर वे लोग अंग्रेजी में बात करने लगे तो वृक्ष भी पराई भाषा में बात करे। ये वृक्ष की भाषा जानता है ये कवि, लेकिन उसको डर है कि वृक्ष भी अंग्रेजी में बात करे। अंग्रेजी का प्रयोग भी पोस्ट कॉलोनियल की बातें बहुत जो चल रही है यहाँ भारत में, उसमें कवि कितनी आसानी से ये
नीम और शीर्ष के वृक्ष भी अंग्रेजी में बात करने लगेंगे इस डर से, तो हमारी मातृभाषा हम खो बैठे हैं, हमारे वृक्ष हमारी प्रकृति भी अपनी मातृभाषा खो बैठी है। ऐसी बात कितनी आसानी से ये कवि कर लेता है, कुछ उसमें प्रयास नहीं है। इसका इसका जो गुंजारव है कविता का, उसका ध्वनन जो है, भारतीय काव्य मीमांसा में कहते हैं ध्वनि, ध्वनिरात्मा काव्य से, वो जो ध्वनन है वो अर्थ और स्वर दोनों को मिलाकर जो व्यंजनाएं प्रकटती है, अद्भुत है ये कवि में। और पास में बैठकर, बहुत पास में बहुत बैठकर, घंटों, दिनों, महीने, वर्ष उनके पास बैठकर वो हम सुन सकते हैं। तो अंत में एक ये है कि ये विषाद जो है, तो वो एब्सर्ड, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड का जो था, या तो सार्ट्रे में कुछ था, वो अनुभव की नकल नहीं है, यहाँ कुछ और है। शंकर घोष की कविता में जो पात्र आते हैं उसकी भी का एक बात स्वतंत्र रूप से किया कर सकते हैं, लेकिन बिछड़े हुए पात्र कितने आते हैं। वो लड़की जो रास्ते पर बैठकर रो रही है, और वो मेरी लड़की है, लेकिन मैंने कहा कि मैं तेरे पास ही हूं, कि नहीं हूं पास। ये दुर्योधन का राज्य है, अक्षौहिणी, ये नारायणी सेना का राज्य है। एक एक है ये शोक, हताशा, कुछ न कर पाने का एक विषाद, ये है। लेकिन इसकी एक कविता अंत में मैं आपको कहूं, और शून्य के भीतर, ये शून्य की बात तो की, लेकिन उसके भीतर अगर जाने का साहस हम करें, कवि की कविता के साथ सालों तक रहने के की साधना से, हमारे निजी जो इतिहास है, हमारा निजी समय है, उसके साथ रहकर, तो शून्य के भीतर लहर, ऐसी उनकी एक कविता है। मैंने कभी नहीं कहा, आश्चर्य होता है, मैंने कभी नहीं कहा, मैं तो सोच रहा था कि कब का कह चुका। ये हमारे साथ बात करता है कि आप मुझे सुन नहीं पाए, मैंने कभी नहीं कहा, मैं तो सोच रहा था कि कब का कह चुका। इस तरह निस्पंद तुम्हारे सामने आकर खड़े होना, वह भी गहन ही है। क्या वैखरी से ही बात कर सकते हैं, वाणी से ही बात कर सकते हैं, ये देह से बात नहीं कर सकते हैं? और कैसा देह, ये देह का भी आलेखन शंकर जी ने बार बार किया है, और वो सुनील गंगोपाध्याय की कविता का देह नहीं है, ये शंकर घोष की कविता का देह है। इसको भी हमें कभी ये जनसुलभ पुस्तकालय में जाकर वो पढ़ना होगा, लेकिन आज नहीं। आज तो ये है, तुम्हारे सामने आकर खड़े होना, वह भी कहन है, क्योंकि उस नीरव देह से और बड़ी कोई भाषा नहीं होती है। नीरव देह बोल नहीं पाता है। जब गुजरात के शहरों में से, जैसे भारत के अन्य नगरों में से बड़ी संख्या में श्रमजीवी अपने घर लौट रहे थे, बड़ी बड़ी कतारों में, तो मैं भी देख रहा था, उनका मेरे पास मेरे पास कोई आशा नहीं थी, उनके मन में आशा नहीं थी, इसलिए कोई संताप भी नहीं था मेरे लिए, मेरे मेरी और कुछ रोष भी नहीं था। वो देख ही नहीं रहे थे, वो जान गए थे मुझे कि ये कुछ नहीं करने वाले हैं।
और हम एक दूसरे को जान गए हैं ये समय में, इसीलिए ये विषाद का समय जो है हमारा, वो इस कविता के साथ जुड़ता है। वो देख नहीं रहे थे तो कैसा था उनका देह, इसकी बात शंकर घोष ने कही है, क्योंकि उस नीरव देह से और बड़ी कोई भाषा नहीं। नीरव देह, कि हमारे देह एक दूसरों के लिए नीरव देह बन गए हैं? नहीं बने हैं। कैसे बने हैं? क्यों? हमारी भाषा तो गई, लेकिन देह भी नीरव बन गए हैं। मुंबई में मेरे घर के पास झोपड़पट्टी है, उसकी ओर मैं देखता भी नहीं हूं, अदृश्य है। और मैं भी कितने लगे, अध्यापक हूं, मैं कवि हूं, तो अध्यापक कितने अदृश्य बन गए हैं राज्य सत्ता के लिए, धन सत्ता के लिए, धर्म सत्ता के लिए। और कविता भी, कोई विश्वास नहीं करता है एक दूसरे पर। नीरव देह की से बड़ी कोई भाषा नहीं होती। एंड ऑफ लैंग्वेज, भाषा का भी अंत। लेकिन उस अंत में जब शंख घोष जाते हैं तब क्या होता है, वो अब हम देखते हैं इस छोटी सी कविता में। शून्य के भीतर तो सही, लेकिन लहर, वो कैसी लहर? वो मधुशाला की लहर नहीं है, वो नामवर जी की लहर नहीं है, एक और ही लहर है। सुभाष बंदोपाध्याय की लहर नहीं है, बंगाली की बात करें तो अलग है। आगे पढ़े। क्योंकि देह अपने नीरव उत्थान में जाकर जितनी दूर तक पहुंच लेना जानती है, दीर्घ चराचर उससे और दीर्घतर कोई यवनिका नहीं होती। हाँ, बहुत पर्दे आप पाड़ सकते हैं, बहुत यवनिका बिछा सकते हैं, लेकिन ये नीरव देह जहां तक जा सकता है, उससे दीर्घ कोई भी यवनिका उसे ढांक नहीं पाती है। अभी ये कविता का दर्शन आ गया, आता है हमारे हमारे पास। उपनिषद का दर्शन, प्रश्नोपनिषद का दर्शन है, लेकिन कोई क्या कहते हैं उसको, ईश्वर में श्रद्धा रखने वाले दर्शन का ये दर्शन नहीं है। एक और कविता में वो कहते हैं कि कितने सालों से पत्थर को मैं अपनी छाती पर रखे हुए हूं, अब तू निकल जा। मैं समझा था तुझे ईश्वर, लेकिन तू ईश्वर नहीं है, पत्थर है, तू मेरी छाती से हट जा। ये निरीश्वरवादी कविता है। और ये देह जो है वो नीरो देह है, वो यवनिका उसे दूर दूर तक जा सकता है, वो व्याप तक, वो दूरी तक शंख घोष हमें ले जाते हैं। आगे कहते हैं, क्योंकि जड़ता हुआ फूल, ये देखो इसके लिरिसिज्म। क्योंकि जड़ता हुआ फूल, चिता की रूपहली राख, दौड़ती हुई अंतिम ट्राम, सभी आश्रय चाहते हैं। यह बात मैंने नहीं कही, अरे यही बात तो मैं कह रहा हूं, आप क्यों सुन नहीं रहे हैं? कवि की फरियाद है, यह बात मैंने नहीं कही। तो फिर पानी के किनारे निचले अड़हुल फूलों को इतने इतने दिनों तक कैसे निहारते रहे? मेरी बात सुनी नहीं तो आप देखा क्या आपने? फिर अंतिम तीन पंक्ति में कहते हैं, तुम सिर्फ शून्यता को ही जानते हो। कवि तो सिर्फ शून्यता को नहीं जानता है, कवि शून्यता को हमारी हमारी हम जानते हैं उससे बहुत अधिक गहराई में जाकर, चौड़ाई में जाकर जानता है। वो शून्यता की गहराई भी जानता है, चौड़ाई भी जानता है। ये उससे भी एक लंबी जो चीज है, उससे भी एक लंबा जो एक अस्तित्व है, उसे भी जानता है। तुम सिर्फ शून्यता को ही जानते हो, शून्य के भीतर इतनी लहरें हैं, तुम्हें यह बात का नहीं पता। तो शून्य के भीतर की लहरें, तो शून्य के भीतर की लहरें, मैं नहीं जानता कि मेरा दूसरा कौन सा समकालीन भारतीय कवि शंख घोष जिस तरह से अंत के साथ जुड़े हैं,
इतिहास का अंत, मनुष्य का अंत, भाषा का अंत, और वो सब अंत से आगे जाकर एक नीरव मनुष्य देह, या तो नीरव कोई भी जीव का देह, क्योंकि बहुत से जीवों की बात वो कहते हैं, मनुष्य केंद्रित नहीं है। तो वो देह की जो मौन भाषा, मूक भाषा है, उसमें जो लहर है, उसमें जो स्पंद है, उस स्पंद की स्पंद कारिका कितनी शताब्दियों के बाद ये भारतीय कवि हमें सुना रहा है। तो ये स्पंद कारिका का कवि है, और वो स्पंद शायद वो पुराने भारतीय स्पंद से अलग है। ये शायद एक ही है, हम जानते नहीं है। अभी तो बहुत से साल शंख घोष की कविता के साथ बैठकर हमें वो स्पंद कारिका को सुनना है, और उसके आज मैंने जैसा छोटा सा अपूर्ण भाष्य किया, इससे भी बहुत अच्छा भाष्य हमें करना है। ये ध्वन्यालोक तो ये अभी आनंदवर्धन जैसे शंख घोष ने हमें दिया ध्वन्यालोक, लेकिन वो आलोक को देखने के लिए कौन सा अभिनव गुप्त कल आएगा और लोचन लाएगा, उसकी हमें प्रतीक्षा होगी। नमस्कार।